हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गाला पेपर 2 सॉल्यूशन इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये विभाग बी है जिसमें कविता के चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कान्ह के संग कौन विराजमान है? सखी, श्यामा अर्थात राधा, नंद या यशोदा? तो इसका सही आंसर है श्यामा अर्थात राधा। कृष्ण किसके हो गए हैं? बांसुरी के, ग्वाला के, राधा के या गोपियों के? तो इसका सही आंसर है बांसुरी के। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? वाल्मीकि के, कश्यप के, गौतम के या द्रोणाचार्य के? तो इसका सही आंसर है कश्यप के। जब बादल को घिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? वर्षा, हेमंत, शिशिर या वसंत? तो इसका सही आंसर है वसंत। नेक्स्ट, कवि ने किस वन का जिक्र किया है? सुंदरवन, चीड़वन, मधुवन या तपोवन? तो इसका सही आंसर है चीड़वन। नेक्स्ट है, जीवन में एक सितारा था डैश, वह डूब गया तो डूब गया, वह टूट गया तो टूट गया, माना वह बेहद प्यारा था, जो गिरते हैं कब उठते हैं? तो जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। नेक्स्ट है, युद्ध और आतंक किसके पर्याय है? सामाजिकता के, मनोविज्ञान के, मानसिकता के या संवेदना के? तो इसका सही आंसर है मानसिकता न होकर सामाजिकता के। इसका सही आंसर है सामाजिकता के। नेक्स्ट है, बैरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है? सुना गया, सच कहा, झूठ कहा या अन कहा? तो यहाँ आंसर होगा अन कहा। नेक्स्ट है, उचित जोड़ा बनाकर लिखिए। फर्स्ट है, नींव की ईंट हो तुम दीदी, जिसको लिखा है उदय प्रकाश ने। नेक्स्ट है, कैलेंडर, कैलेंडर को लिखा है सूरज बड़त्या जी ने। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी पोयम वाले चैप्टर हैं उसके कवियों के नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हमारे इसी में से बनते हैं, कवियों के नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, घर और दफ्तर में क्या टंगा है? तो घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। नेक्स्ट है, हारिल कैसा पक्षी है? तो हारिल पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं, कहीं स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, वे दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों को उड़ जाते हैं, ऐसे ये पक्षी होते हैं। नेक्स्ट है, जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? तो जड़ चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है? तो कवि ने बैरंग और बेनाम चिट्ठी छोड़ी है। बैरंग जिसमें बिना टिकट की वो चिट्ठी है, और बेनाम जिस पर नाम पता नहीं लिखा गया है। तो कवि ने बैरंग अर्थात बिना टिकट लगी और बेनाम जिस पर नाम पता ना लिखा हो ऐसी चिट्ठी छोड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहता है? तो सितारे के रूपक से कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश में जितने भी तारे हैं उनसे की है। वे इससे हमको ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वो लौटकर कभी नहीं आता। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो मनुष्य फिर कभी लौटकर नहीं आता है। नेक्स्ट है, कृष्ण कैसे होली खेलते हैं? तो कृष्ण जो है वो कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण है वो गोपियों के साथ, युवा व्रज नारियों के साथ होली खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं?
तो गोपियां अपने सिर पर, स्वांग का अर्थ होता है वेश धारण करना, तो गोपियां अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है, गले में घुंघची की माला पहनती है, वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ती है और हाथ में छोटी लाठी लेती है। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। इस तरह गोपियां कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती है। तो जो जो श्री कृष्ण करते हैं वे पूरी तरीके से उसी तरीके से वेश धारण करती है, वही सारी क्रियाएं करती हैं। नेक्स्ट है, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा। तो जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तू अड़चन डालोगी तो कभी मार खा जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू यहां से चली जा, भाग जा। तो वो इस तरीके से सिंहनी को डरा रहे थे कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं दूंगा, तुम यहां से भाग जाओ। नेक्स्ट है, कवि को इसकी क्यों चिंता है कि घर नदियों के किनारे बने हैं। तो नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का जो रूप होता है वो और अत्यंत विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु सब कुछ बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में भी लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट न हो जाए। इसीलिए कवि जो है वो चिंतित है कि घर जो है वो नदियों के किनारे बने हैं। नेक्स्ट है, बादल को घिरते देखा है। काव्य में कवि के सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। तो बादल को घिरते देखा है जिसको लिखा नागार्जुन ने। कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के कई मनोहर चित्र खींचे हैं। हिमालय के उज्जवल शिखर तो देखते ही बनते हैं, उन पर पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी बड़ा मनोरम लगता है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से गिरते मोती जैसे जलकण अपूर्व शोभा प्रदान करते हैं। मतलब ये जो पूरा दृश्य है कि किस प्रकार से हिमालय पर्वत बादलों से घिर रहा है, पावस ऋतु वर्षा ऋतु से जो दृश्य है वहां बादलों का वो बहुत ही सुंदर लगता है। मानसरोवर झील में जो सुनहरे कमल के फूल खिले हैं वो भी बहुत सुंदर है और उन पर जो बादलों से गिरते मोती जो बूंदे हैं वो भी उस पत्तों में काफी शोभा प्रदान करता है और झीलों में तैरते हुए हंस को देखना बहुत अच्छा लगता है। तो वसंत के प्रभाव की सुंदरता भी यहाँ निराली देखने को मिलती है। मंद मंद शीतल पवन का स्पर्श बड़ा सुहावना लगता है। बाल सूर्य की कोमल किरणें का सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर जब पड़ता है तो वो उसको स्वर्णिम बना देता है, सोने की तरह चमकता है वो। और इस प्रकार कविता में वर्णित सौंदर्य की नैसर्गिकता अत्यंत स्वाभाविक और हृदय को छूने वाली लगती है। नेक्स्ट है, बैरंग बेनाम चिट्ठियां। काव्य का भावार्थ समझाइए। तो बैरंग बेनाम चिट्ठियां जिसको लिखा रामदरस मिश्र जी ने। इसमें हमने देखा कि जो डाकिया है वो बिना नाम पते की बैरंग चिट्ठी को लेकर उसे देने के लिए घर घर भटक रहा है और इस चिट्ठी को लेने वाला पाने वाला कोई इसका वारिस ही नहीं है। इस चिट्ठी के लिफाफे में जाने किस व्यक्ति ने अपना दर्द लिखा है और वो एक पत्ते की तरह कांप रहा है। उन्होंने भी तो एक बैरंग चिट्ठी जाने किसके नाम भेजी है। कवि ऐसा कहते हैं, शायद वह चिट्ठी भी इसी तरह पत्र में लिखे गए शब्दों को लिए हुए इधर उधर घूम रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि हमारी और आपकी ये बैरंग और लावारिस चिट्ठियां भविष्य में किसी दिन किन्हीं लावारिस स्थानों पर उस तरह पड़ी होंगी जैसे किसी चिड़िया के पंख काट दिए गए हों और वह असहाय पड़ी हो। ये चिट्ठियां पड़ी पड़ी फड़फड़ाएंगी तो कभी किसी अजनबी की नजर जब इस पे पड़ेगी तो वो अजनबी
जानने की जिज्ञासावश कुतूहलवश इन्हें उठाकर पढ़ेगा तो वह छटपटाएगा और उसके मुंह से निकलेगा ओह। बहुत दिन पहले किसी व्यक्ति ने ये चिट्ठियां, ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे नाम ही लिखी हो, क्योंकि इसमें जो लिखी गई बातें हैं वो मेरे काम की ही हैं। ऐसा कवि हमें इस काव्य के द्वारा समझाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।